नमस्कार। क्लास 12 बिजनेस स्टडी है। बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है इंश्योरेंस। देखिए, बीमा के बारे में हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर बीमा की आवश्यकताओं का बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था कि एक बीमा की क्या आवश्यकता होती है और किस किस के लिए आवश्यक है, बीमा क्यों ज़रूरी है। तो आज हमने उस आवश्यकताओं को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हुए एक एक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीमा एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है, एक व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए या व्यक्ति या एक परिवार के लिए किस प्रकार से बीमा की आवश्यकता रहती है। देखिए, आवश्यकता और महत्व तो सामान्यतः एक ही होता है। यदि आपको प्रश्न में आवश्यकता पूछा है तो भी आपको यही लिखना है, और यदि आपको महत्व पूछे हैं तो भी आपको यही लिखना है। प्रश्न में आपको आवश्यकता और महत्व से कंफ्यूज न होना है। दोनों का मीन्स हम जनरली यहाँ पे सेम समझते हैं। यदि आपके पास यदि आवश्यकता से संबंधित प्रश्न पूछा है तो भी उसका आंसर यही रहेगा, और यदि महत्व पूछे हैं तो भी उसका आंसर यही रहता है। हम बात करते हैं एक परिवार के लिए बीमा किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हमने उसको उसकी आवश्यकताओं को अलग अलग पॉइंटों में विभाजित किया है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, सारे ही पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पर्टिकुलर प्रश्न बना के देते हैं। प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि स्पष्ट करो कि बीमा एक परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर लिखना होगा। आपको समझना होगा कि बीमा एक परिवार को सुरक्षा किस प्रकार से प्रदान करता है। तो हम यहाँ इसका आंसर लिखते हैं कि सामान्यतः बीमा एक परिवार को सुरक्षा इस प्रकार से प्रदान करती है या करता है कि भविष्य की अनिश्चितताओं के विरुद्ध बीमा हमें एक ऐसा वचन देता है कि आप यदि किसी प्रकार की हानि होती है तो उस हानि से आपको बचाने के लिए हानि के बदले में आपको कुछ निश्चित धनराशि प्राप्त होती है। हम ये कह सकते हैं कि बीमा के अंदर आपके पास जितनी जोखिमें हैं उन जोखिमों को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। जोखिमों के लिए आपके पास एक सेफ कॉर्नर रहता है कि यदि कोई लॉस हो भी जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसकी भरपाई कर लेती है। आपकी जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति बीमा कंपनी कर लेती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बीमा हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट आता है, मानसिक शांति देती है। देखिए, मानसिक शांति, व्यक्ति मेंटली बहुत हैरेसमेंट में आ जाता है जबकि इस प्रकार का डर रहता है। कैसा डर है कि जो हम काम कर रहे हैं, आज आप एक नया बिजनेस लगा रहे हो, मान लो उसमें आपका टारगेट है 5 लाख रुपए लगाना। आपने सोचा भी है 5 लाख रुपए लगा दूंगा, लेकिन यदि किसी प्रकार की हानि हो जाती है तो मैं क्या करूंगा। आप वहां पे अपने सही ढंग से काम नहीं कर पाओगे। हमेशा टेंशन रहती है कि कहीं लॉस तो ना हो जाए। तो उस लॉस से बचने के लिए हम बीमा कराते हैं, और यदि हमने बीमा करा रखा है तो हम मेंटली हम एक प्रकार से प्रिपेयर रहते हैं कि लॉस हो भी गया तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। हमारी मानसिक शांति बनाए रहती है। मन में अनावश्यक रूप से विचार नहीं आते, और यदि कोई विचार आ भी जाता है तो वो हमारे लिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकता है। इंश्योरेंस हमें जो हमारे नकारात्मक विचारों से हटाकर कहीं ना कहीं सकारात्मकता की ओर लेके जाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्थिक निर्भरता को प्रोत्साहन। देखिए, आर्थिक निर्भरता, हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति आज जो काम कर रहा है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इसी प्रकार से काम करता रहे। उसकी वर्क एफिशिएंसी जैसे जैसे समय बढ़ता है कम होती नजर आती है। ये मैं नहीं, आप सब भी जानते हो। ये मेरा कहना ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ इसीलिए ऐसा होता है। ये नेचुरल वर्क है। आज मान लीजिए मैं जितना काम कर रहा हूँ, एक व्यक्ति सामान्य 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कोई लोग तो 18 घंटे भी काम कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वर्क एफिशिएंसी कम होती है। ये नेचुरलिटी है। फिजिकली शरीर में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, व्यक्ति काम नहीं कर पाता है। तो अपने आप को इकोनॉमिकली जो डिफेंडेड बनाती है इंश्योरेंस कंपनी, कैसे बनाती है कि आज आप जो काम कर रहे हो हमें ये पता है कि इन फ्यूचर हम इतना वर्क नहीं कर पाएंगे। तो आप इन फ्यूचर किस पर डिपेंड रहोगे। भाई, आज मान लीजिए आप महीने का 50,000 कमा रहे हो, आप आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद 5,000 भी नहीं कमा पाओगे, लेकिन खर्च तो उतना ही होता है। आज 50,000 की आवश्यकता पड़ रही है आपको, तो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल बाद में भी खर्चा तो होगा ही, वो तो बंद थोड़ी ना होगा। तो आप उस समय पैसा कहाँ से लाओगे। आप किस पर निर्भर रहोगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपकी हेल्प करेगा उस समय। कई लोग कहते हैं हमारा परिवार फिर किसके लिए है, हमारी औलाद किसके लिए। तो क्यों, जरूरी थोड़ी ना औलाद आपका काम कर लेगी। नहीं जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। आज अपने आप पर डिपेंड रहिए, और इंश्योरेंस कंपनी अपने आप पर लोगों को डिपेंड होना के लिए सिखाती है।
आज आपने सेविंग कर लिया, आज आपने पैसा बचा लिया है, जब आप काम नहीं कर पाओगे उस समय कंपनी आपको एज ए पेंशन देती है, एज ए आपको लमसम अमाउंट के तौर पे दे देती है, ताकि आपका जो आगे का भविष्य है वो आप अपने स्तर पर जी सको। आपको किसी पर भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं कि मेरा बेटा कमा के लाएगा, वो मुझे खिलाएगा तब खाऊंगा। नहीं बेटे, आप पे भरोसे रहना चाहिए कि पिताजी जा रहे हैं तो पिताजी तो कुछ हमारे लिए करके गए हैं, ये बात होती चाहिए। और आज हर व्यक्ति अपने आप को इतना समर्थ बनाना चाहता है कि वो भविष्य में किसी पर भी निर्भर ना हो, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो आपको हर किसी पर्सन पर डिपेंड होने के लिए मजबूर कर लेता है। आज आपके पास पैसा है तो हर कोई व्यक्ति आपके साथ में आके खड़ा रहेगा, लेकिन पैसा नहीं है तो अपने भी आपका साथ छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आपके पास पैसा है तो आपके आसपास लोग घूमेंगे, पैसा नहीं है तो कोई नहीं घूमता है। तो हमें अपने आप को इन फ्यूचर एक सोसाइटी में इस तरह से क्रिएट रखना है, एक तरह से अपने आप को स्टेबल रखना है। और ये सारी चीजें चलो हम क्रिटिसिज्म नहीं करते इन सारी बातों का, लेकिन हम बात तो यही करते हैं कि हमें अपना जीवन जीना है, हम अपने लिए और अपने साथ में ऐसे व्यक्ति जो अपने ऊपर डिपेंड है उनके लिए कुछ करके जाए। और उनके लिए जो करने के लिए हमको एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इंश्योरेंस। हम बीमा करा लेते हैं और बीमा से हमें इन फ्यूचर एक इतना सफिशिएंट अमाउंट मिलता है जिससे हम हमारा जीवन तो यापन कर ही लेते हैं, साथ में हम पर जो डिफेंड लोग हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बचत को प्रोत्साहन, देखिए ये सेविंग को इंप्रूवमेंट करता है, हर व्यक्ति सेविंग करता है। हमने अपनी पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि सेविंग की प्रवृत्ति रहती है, बचत की प्रवृत्ति रहती है। आज आपने 50 रुपए कमाए हैं तो कोशिश यही करोगे कि आप 20 रुपए खर्च करो, 30 रुपए बचाने की प्रयास यही रहेगा हमारा कि हम 30 रुपए बचा लें। और क्यों बचाते हैं हम? कारण एक ही है कि भविष्य के निश्चितताओं के लिए हमें पैसा बचाना होता है। इन फ्यूचर हमने भविष्य नहीं देखा है, हम नहीं जानते इस भविष्य के बारे में कि हमारे साथ क्या होगा या क्या होने वाला है। उसके लिए हम पैसा बचाते हैं और वो पैसा बचाने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है बीमा। क्योंकि बीमा एक ऐसी चीज है जहां आपने पैसा जमा करा लिया है तो उसके साथ आपको एक बहुत बड़ी रिस्क कवर मिलती है। देखिए हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए आपने एक 5 लाख का बीमा कराया है और वो बीमा यदि 10 साल के लिए करवाया है, आपको अपना प्रीमियम 10 साल तक पे करना होगा। 10 साल में आपने जो प्रीमियम पे किया है उस प्रीमियम के बदले में 10 साल बाद आपको 5 लाख रुपए मिलेगा विद इंटरेस्ट। जो भी सिस्टम आपने मान लीजिए 3 लाख रुपए भर लिया है या 2 लाख रुपए भर लिया, 2.5 लाख भर लिया, उसके बदले में आपको 5 लाख मिल रहा है, ब्याज सहित मिल रहा है। ये तो आपका नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप बैंक में कराओ या किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास कराओ या किसी अनदर फाइनेंशियल कंपनी के पास कराओ। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है कि आपने पैसा जमा कराया है, कंपनी आपको ब्याज सहित पैसा देती है। लेकिन यदि हमने इंश्योरेंस करवाया है, हमने बीमा कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि इन फ्यूचर यदि किसी कारणवश भगवान न करे यदि कोई अनहोनी घटना हो जाती है, टाइम पीरियड से पहले यदि हमारे साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, तो हमें वो सफिशिएंट अमाउंट बीमा कंपनी पूरा दे देती है, चाहे हमने प्रीमियम भरा नहीं भरा। मेरी बात आप बड़े ही ध्यान से समझ सकते हो कि मान लीजिए एक पर्सन एक्स है। हम एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने बताकर इस पॉइंट को क्लियर करना पसंद करेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक्स है, एक एक्स पर्सन जिन्होंने 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया 5 साल के लिए। अब इनका प्रीमियम आता है 10,000 रुपए या 1,000 2,000 रुपए पर मंथ, तो एक साल का ये पैसा बढ़ता है 24,000 रुपए। पैसा तो कम ही भर रहे हैं, ये 24,000 पर मंथ पर एनम भर रहे हैं। ये 5 साल तक अपना पैसा भरेंगे और 5 साल बाद इन्हें 5 लाख रुपए मिलेगा। ये इनकी एक पॉलिसी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सामने कि मान लीजिए एक्स ने 2 साल पैसा भर लिया, 2 साल तक आपका एक्स पैसा भर रहा है, पैसा मात्र 48,000 रुपए भरा गया, और यदि किसी दुर्घटना में एक्स की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी पूरा का पूरा 5 लाख रुपए देती है, कहीं 1 रुपया भी नहीं कटता है। बीमा कंपनी 2 स्थितियों में पैसा देती है। पहली कंडीशन, यदि उस व्यक्ति की मृत्यु उस अवधि के अंदर हो जाए जिस अवधि में उसने बीमा लिया है। उसने 5 साल की अवधि के लिए बीमा लिया है और विद इन 5 ईयर यदि उसकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी पूरी पॉलिसी का पेमेंट करती है। सेकंड ऑप्शन, यदि वो 5 साल पूरा कर लेता है, जीवित है, 5 साल पूरे कर लेता है, तो फिर 5 साल बाद पूरी कंपनी बीमा पैसा देती है। तो हम यहाँ पे यही समझते हैं, हमारे लिए इंश्योरेंस में एक बड़ा सा बेनिफिट होता है कि इन्वेस्टमेंट के साथ में अपनी रिस्क कवर भी है।
हम दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ सकते हैं कि यदि आप इसको इन्वेस्टमेंट समझ रहे हो तो अच्छा खासा ब्याज मिलता है, और यदि आप इसको रिस्क कवर समझते हो तो आपको बीच में, चाहे आपने एक इंस्टॉलमेंट क्यों ना भरी है, मान लीजिए एक्स यदि पहली इंस्टॉलमेंट भर के सेकंड इंस्टॉलमेंट से पहले उसकी डेथ हो जाती तो भी पूरा 5 लाख मिलता। तो ये एक अपने लिए थोड़ा सा बेनिफिट है। घरेलू संपत्ति की जोखिम से सुरक्षा। देखिए, बीमा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका नहीं कराया जा सकता है। आपके पास जितनी संपत्तियां हैं, संपत्ति का मीन्स जो जो वस्तु आप उपयोग में ले रहे हो, चाहे वो आप घरेलू कोई भी सामान क्यों ना हो। आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा, क्या सर हम फ्रिज का बीमा करा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हो। आप टीवी का करा सकते हो, आप अपने कंप्यूटर का करवा सकते हो, आप अपने घर का करवा सकते हो, आप आपके पास में बाइक है तो उसका करा सकते हो, कार का करा सकते हो, इवन आपके घर में कुत्ता है तो उसका भी बीमा कराया जा सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो बहुत सारी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका इंश्योरेंस नहीं करवाया जा सकता। आपको लगता है इस चीज में रिस्क है, ये खराब हो सकती है, आप उसका बीमा करा लो, बीमा कंपनी आपको पैसा देगी यदि वो खराब होती है तो। और उसमें भी ऐसा नहीं कि आपने जानबूझ के खराब कर लिया और फिर आप बीमा कंपनी के पास पहुंच रहे हो कि भैया मुझे पैसा दो, नहीं देगी कंपनी। उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि इन कारणों से यदि आपकी संपत्ति खराब हो रही है तो आपको बीमा कंपनी पैसा देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जितनी संपत्तियां हैं, चाहे वो घरेलू है या बिजनेस से रिलेटेड है, कोई भी संपत्ति क्यों ना हो, आप उसका बीमा करा के बेचिंत रहिए, बेचिंत, कोई टेंशन नहीं। आपने एक बार इंश्योरेंस करा लिया, बाय दी वे कोई नुकसान हो भी जाता है तो बीमा कंपनी बढ़ती रहेगी, अपने को टेंशन नहीं करना। सतर्कता को प्रोत्साहन। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी आपको अलर्ट करती है, बार बार आपके सामने ऐसे मैसेज आते हैं। मैसेज का मतलब हमारे सामने यही जरूरी नहीं कि आपके पास में व्हाट्सएप पे आएंगे या फिर टेक्स्ट मैसेज आएंगे। पर्टिकुलर कंपनी आपके पास में नहीं देती, क्योंकि कंपनी आपको अकेले को थोड़ी ना सिक्योरिटी दे रही है, कंपनी इसको पब्लिक करती है। आप लोगों ने देखा होगा कई टीवी चैनल्स के माध्यम से आपको बाय एडवर्टाइजमेंट भी बीमा कहती है, कंपनी कहती है कि अवेयर रहो, सीट बेल्ट पहनो, हेलमेट डालो, ये सब आपको अवेयर करती है। ऐसा नहीं है कि आपने बीमा कराने के बाद में फिर आपको एक्स्ट्रा पावर आ जाता है कि आप जानबूझ के भाग रहे हो, गिर रहे हो, लड़ रहे हो, आग के अंदर कूद रहे हो, आप सोचोगे हमारे कुछ नहीं होगा, तो नहीं होता ऐसा। वो दैवीय शक्ति नहीं है बीमा, इस बात का ध्यान रहे कि इंश्योरेंस एक कोई दैवीय शक्ति नहीं है कि वो आपको प्राप्त होने के बाद फिर आप अपने आप को बुलेट प्रूफ समझोगे, हमारे शरीर को कुछ नहीं होगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपको एक इतना फाइनेंशियली सपोर्ट करती है कि आप जितना कमा रहे थे, आप जितना काम कर रहे थे, उसमें आपको नुकसान हुआ है तो बीमा कंपनी आपको पैसा दे देगी। आप अपने साथ में यदि किसी प्रकार का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करोगे तो नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। और बीमा आपको हमेशा इस चीज के लिए अवेयर करती रहती है, अलर्ट करती रहती है। हर बार आपको अलर्ट करती है कि आपको इंश्योरेंस करवाने के बाद अपना ध्यान किस तरह से रखना है, क्या क्या ऐसे पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है, बहुत सारी चीजें होती है। वैधानिक दायित्व से सुरक्षा, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। जो लीगल लाइबिलिटीज होती है उससे आपको थोड़ी सी सेफ्टी मिलती है। आप कहोगे सर लीगल लाइबिलिटी क्या होती है? देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम कोई किसी व्हीकल का इंश्योरेंस करवाते हैं, जो अपने पास में कार बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उस समय आपने एक शब्द सुना होगा कि आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना होता है। आप सोच रहे हो सर क्या क्या क्रिटिकल शब्द लेके आते हो, थर्ड पार्टी न सेकंड पार्टी न, क्या होता है थर्ड पार्टी? देखिए, आप लोगों को अभी इतना नॉलेज नहीं होगा, बट मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर करना पसंद करूंगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, देखो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मीन्स क्या होता है कि एक तो आपकी कार, एक आप सेल्फ, और तीसरा आपका जो पर्सन है। थर्ड पार्टी का मीन्स पहला तो आप खुद, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी योर कार, और थर्ड पार्टी आप जिसको ठोक रहे हो। भाई जनरली जब हम इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं कि इन फ्यूचर हमारी इस गाड़ी से किसी को नुकसान ना हो। अपने को तो होगा ही। देखो, नुकसान जब आपकी गाड़ी किसी से भिड़ती है तो 3% को होता है, आपको खुद को होगा। ठीक है, आप अंदर बैठे हो, लग जाएगी, टूट जाओगे, कहीं हाथ उंगली कट गई, आंख फूट गई, हो सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। सेकंड, आपकी गाड़ी टूटेगी। भाई आप किसी गाड़ी से आप टकरा रहे हो तो आपकी गाड़ी भी डैमेज होगी, और गाड़ी डैमेज हो रही है मतलब लॉस तो होता ही है आपका। और तीसरा, जो सामने वाला भाई साहब है उसके भी तो लगेगी, उसका भी नुकसान होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आप व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं, जनरली हमारे पास 3% हो जाते हैं। तो जब हम थर्ड पर्सन इंश्योरेंस लेते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं, थर्ड पार्टी का मतलब हमने सामने वाला का भी बीमा करवाया है। अपना तो करवाते ही है, आपका तो लाइफ इंश्योरेंस हुआ रखा है। भाई आपने जब बीमा करवाया, फर्स्ट पार्टी मीन्स आपने तो अपना लाइफ इंश्योरेंस पहले से करवा रखा है।
गाड़ी का इंश्योरेंस हो दिया आपने, जो व्हीकल इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, और तीसरा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है। अब थर्ड पार्टी का मीन्स आपके सामने जो पर्सन आएगा उसका भी हम बीमा कराते हैं। दिमाग में प्रश्न चला, सर ऐसी बेवकूफी क्यों करनी, भाई क्यों करनी, हम उसका क्यों करवाए, वो खुद करवा के फिरेगा। तो ऐसा नहीं है। कारण ये होता है कि गलती किसी की भी हो, भाई आपकी गलती है नहीं है, आपकी गाड़ी से यदि सामने वाले के टच हो गई है, उसका नुकसान हो गया है, तो वो आपको पकड़ लेगा कि भैया तूने मेरी नुकसान कर दिया, तूने मेरी बाइक तोड़ दी, तूने मेरे लगा दी, ला पैसा। और आपको देना पड़ेगा ना, उस समय बहुत सारे हैरेसमेंट हो जाते हैं, आपको उसका पैसा भरना पड़ता है। तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना है। थर्ड पार्टी का मीन्स आपकी लीगल लायबिलिटी कुछ नहीं, कहीं आपसे लग भी गई, टेंशन फ्री, बीमा कंपनी अपने आप पैसा भरती रहेगी, आपको नहीं देना किसी को पैसा। बीमा कंपनी अपने आप उसका इलाज कराएगी, उसके सामने वाला का टूट गया वो अपना पेमेंट करती है। तो ये अपने लिए थोड़ा बेनिफिट होता है कि आपको जो लीगल लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाती है वो समाप्त हो जाएगी, वो आपको आपके लिए रोल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका करो में छूट। देखिए इंश्योरेंस कराने के बाद आपको टैक्स में रिबेट मिलती है। बात करते हैं टैक्स क्या होता है, रिबेट क्या होता है। आप सोच रहे होंगे सर आज तो बहुत क्रिटिकल शब्द लेकर आए हो, टैक्स, रिबेट। देखिए बेटा हमने कॉमर्स ली है तो टैक्स तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमर्स में जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो आपको टैक्सेशन पढ़ना पड़ेगा। और हमारे पास दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम इनकम टैक्स को समझते हैं, इनडायरेक्ट में आपको जीएसटी को समझते हैं। दोनों ही बड़े लेवल के टैक्सेज हैं, और जब आपने इंश्योरेंस करवाया है तो आपको इनकम टैक्स में उसकी रिबेट मिलती है। देखिए इनकम टैक्स का मीन्स हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जितना पैसा आपने कमाया है उस पर सरकार को आपको टैक्स देना पड़ता है, सरकार को छूट वो कर देना पड़ता है। आप पैसा कमा रहे हो तो गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है कि भाई आपने सरकार आपने इतनी लिमिट तक पैसा कमा लिया है तो आपको सरकार को कुछ हिस्सा देना होता है। लेकिन उस हिस्से में यदि आपने कहीं इंश्योरेंस पे किया है तो सरकार उसकी रिबेट देती है। अंडर सेक्शन 80C की रिबेट आती है 1,50,000 की, यदि आपने LIC करवा रखी है तो। कहने का मीन्स ये है कि आपने यदि LIC इंश्योरेंस लिया है तो आपको सरकार को टैक्स भी कम देना पड़ता है। तो ये भी हमारे लिए एक प्रकार से बेनिफिट होता है कि हमें अपनी रिस्क कवर तो मिल ही रही है, लेकिन साथ में यदि हमारी इनकम टैक्स की लिमिट में आ रही है, मान लो अपनी इनकम टैक्स लिमिट में आ रही है, तो आपको वहाँ से भी छूट मिल जाएगी, आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका कुर्की से सुरक्षा। शब्द आता है कुर्की। देखिए कुर्की एक बहुत अच्छा शब्द है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एटलीस्ट कुर्की होती क्या है। आपने नीलामी सुना होगा, नीलामी एक शब्द आता है, नीलामी। सामान्य भाषा में इसको कूड़क भी बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको कूड़क भी कहते हैं। देखो एटलीस्ट कूड़क और कुर्की और नीलामी होती क्या है। ऑक्शन जिसको इंग्लिश में कहेंगे, ऑक्शन का मीन्स होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, और आपने तो कॉमर्स अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो दिवालिया है, बैड डेब्ट्स है, इंसॉल्वेंट, ये सारी चीज़ लगभग जानते हो कि जब एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैड डेब्ट्स हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, तो उसकी संपत्ति को सरकार बेचती है। क्योंकि जो लोग उससे पैसे मांग रहे हैं उसको एटलीस्ट कोर्ट पेमेंट करवाती है, और पेमेंट करवाएगी कहाँ से, उसकी पर्सनल असेस्ट बेचकर। मान लीजिए मैं मेरा एग्जांपल देता हूं कि लोग मेरे 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, मैंने कई अलग अलग जगह से लोन ले रखा है, किसी से उधार ले रखा है, किसी से सामान लिया है, मतलब उटक पटक खूब सारी कर ली है, खूब सारा पैसा इधर उधर से ले रखा है। इन एटलीस्ट मेरे पास में 50 लाख रुपए का ड्यू अमाउंट चल रहा है, और मैं यदि अपने आप को कोर्ट में जाके इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा लेता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं दे सकता, मैं दिवालिया घोषित होना चाहता हूँ, ऐसी कंडीशन में बैंक का जितना पैसा मेरा बाकी है, किसी पर्सन का पैसा बाकी है, तो कोर्ट मेरी संपत्ति की नीलामी करवाती है। नीलामी में मान लीजिए मेरे पास है कोई घर है, मेरी कोई बाइक है, कार है, कोई संपत्ति है, तो उसको सरकार नीलाम करवाती है, खुले बोली लगवाती है कि इस संपत्ति को कोई ले जाओ और उसका पैसा उन लोगों को पेड करो। तो जब आपकी कूड़क आती है, कुर्की निकलती है, उस समय आपके पन्ने यदि आपने बीमा ले रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसका आपका नीलामी नहीं होती, बाकी सारी संपत्तियों की नीलामी होती है, घर की एक चम्मच की भी नीलामी हो जाती है। तो हम ये समझते हैं कि यदि आपने कहीं पैसा इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करा है, आपने कहीं बीमा ले रखा है, तब आपको उसका पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो आपको ही मिलेगा, बाकी सारी संपत्तियां नीलाम हो जाती है जब आप दिवालिया घोषित हो जाते हैं। तो ये एक अपने प्रकार से इंपॉर्टेंस है कि बीमा कराने के बाद व्यक्ति दिवालिया भी हो जाए तो भी आपका वो पैसा कहीं नहीं जाता।
देखिए एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पष्ट करो कि बीमा कुर्की से सुरक्षा प्रदान करता है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, यदि मैं एग्जामिनर हूं तो मैं इस प्रश्न को जरूर दूंगा, क्योंकि इसका आंसर लिखना सामान्य नहीं है। मैं आपसे भी यही कह रहा हूं कि आप इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद इस प्रश्न का जरूर आंसर लिखकर मुझे सेंड कीजिएगा कि स्पष्ट करो कि बीमा कुर्की से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है आपका ख्याति में वृद्धि करती है। देखिए